अच्छा, मैं ये कह रहा था, देखिए स्ट्रेटजी की बात करते हैं ना, मैं एक मिसाल देता हूँ आपके अपने पड़ोसी मुल्क से। स्ट्रेटजी क्या होती है, जो कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि पूरे निजाम को बनाए, ये नहीं बिगाड़ के ना रखे, बना के रख दे, जैसे डिसरप्शन कॉज करती है। ये तो वही है ना, बिजनेस एज यूजुअल, जो उन्होंने बोला, जैसे आज चल रही है इकोनॉमी ऐसे, इसका मतलब कल भी चलेगी या 1 जुलाई को चलेगी। तो इसका मतलब कोई फर्क खास आपकी तकरीर का या आपकी सोच का या आपके अंदाज का नहीं पड़ा। क्या हुआ पड़ोसी मुल्क में, उन्होंने कहा एक दिन उसमें तकरीर में कहा 5,000 या उनका जो भी नोट था डिमोनेटाइज। Yeah. उसने हिला के रख दिया उस चीज में, हिला के रख दिया। लोगों ने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो मोदी गया, इसने ऐसा काम कर दिया, लोग बड़े नाराज रहे। फिर उसने तरीका दिया कि डिमोनेटाइज करने के बाद इसको हम किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, मैं कैसे तुम लोगों को मौका दूंगा, कैसे हम दोबारा से इकोनॉमी को अपनी लाइन पे लेके आएंगे। फिर उसने कहा बैंकिंग, अब चूंकि सारे के सारे पैसे खत्म हो गए, डिमोनेटाइज हो गया, जो बाकी हैं आके एक्सचेंज कर लो, इतना पीरियड है। इसके बाद साथ साथ बैंकिंग अपने अकाउंट्स खोलना शुरू करो। हर अकाउंट वाले को बोला, जो भी किसी हर बैंक को बोला कि जो भी आदमी आता है जिस किस्म का है बैंक बैंक अकाउंट खोलेगा, तमाम ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट के थ्रू हुआ करेंगे, इनको कार्ड दे दो, जो 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 कि ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड टाइप चीज होती है। तो देखिए ये है तरीका डिजिटाइज करने का। उसने एक ऐसा अमल किया जिससे उसकी इकोनॉमी, उसके बाद उसने एक जंप लिया है अपनी इकोनॉमी के अंदर, कहां से कितना मल्टीप्लाई करके कहां से कहां चला गया। पिछले 2 महीने से 3 महीने से, हो सकता है 6 महीने से, हम एक इश्तेहार देख रहे हैं अखबार के अंदर हम्म। कि जो इलीगल तंबाकू की जो सनत है, सिगरेट्स की जो सनत है, हमें 400 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। एक दो हैं और बाकी जो है वो दो टैक्स देती हैं, और बहुत सारी बाकी का नहीं, नहीं शायद देती। 40 है या 50 है या 100 है, नहीं देते। 400 अरब का मुझे आज के इसके अंदर उस टोबैको का मुझे कोई हल नजर नहीं आया कि इन्होंने पॉलिसी के तौर पर उसको रिकवर कैसे किया। इन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन के लिए 800 अरब का हमारा लीकेजेस हो रही हैं हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर। इन्होंने ना पैसे दिए, उनको कहा कि हमने ये अगले साल के लिए भी ले लो और इसको चला के दिखाओ। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई अपना अपने अपने जो लेवल्स हैं, जो तरीके हैं, उन्हीं को तब्दील कर लो ताकि आसानी क्रिएट हो जाए। वो भी नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, इन्होंने सबसे पहले कहा हम लीकेजेस बंद करेंगे, उसके बाद फिर हम रिपेयर करेंगे, उसके बाद बिल्ड करेंगे, ये 3 उन्होंने मराहिल बताए। आगे जो कल की जो थी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर, ना तो मुझे लीकेज कहीं कब बंद होती नजर आ रही है, ना वो रिपेयरिंग का प्रोसेस नजर आता है। रीबिल्डिंग तो बात की बात है, कब आएगी और कब होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो खुद कहते हैं वो कर नहीं पाते, और क्या उसकी वजह यह है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनका काम सिर्फ आके तकरीर करना है। बाकी और दफ्तर हैं जो फैसला करते हैं कि अच्छा किस तरीके से इकोनॉमी बनेगी और इस इकोनॉमी को कैसे लेके चलना है। ऐसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम, देखिए आप कहते हो ये आप जौहरी मुल्क हैं, आप एक ऐसी मुल्क है जिसने इंडिया को मात दी 4 दिन की 5 दिन की जंग के अंदर। आप इस स्ट्रेंथ के साथ, जो आपकी माशी हालत है, इस तरह की इकोनॉमी के साथ आप क्लेम कर सकते हैं कि आप एक बराबर की ताकत है उसके साथ? मैं तो नहीं समझता। तो ये कमजोरियां हैं जिनको दूर करना पर पड़ेगा, इससे पहले कि हम एक्चुअली उस तरह का शोर होगा में चाहे, या वो क्लेम करें या वो फख्र का इजहार करें जो कि हम करते जा रहे हैं और कर रहे हैं। इस बेशक उसमें हमारी अपनी हैं वजूहात, लेकिन हम्म। ये जो चीज है, जो इकोनॉमी जो कि सस्टेन करती है, ये नहीं होगी तो फिर हम किस काबिल हैं, हम किस तरह ठीक। मुंह दिखाने के जैगम काबिल साहब, संजीदगी से अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत है, जो शहजाद साहब भी सवाल उठा रहे हैं। अब आज की तकरीर देखी जाए तो उसमें इस्लाहात की बात है, महसूलात में इजाफे की बात की गई है, अखराजात में तवाजुन और फिर समाजी तहफ़्फ़ुज़, ये बड़े अहम निकात हैं जो उसमें सामने रखे गए हैं। तकरीर में कहा गया है कि कानून की पाबंदी करने वाले अफराद हो या कंपनियां हो, उनको सहूलियात दी जाएंगी, टैक्स चोरी करने वालों का एहतसाब किया जाएगा। अब ये एक वो अहम नुक्ता है जो मैं पहले भी ऊपर बात कर रही थी, क्योंकि जब आपको सिस्टम ही नहीं दे पाते हैं, लोग उस सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करते, वो सिस्टम ग्रो नहीं करता, तो फिर बाकी पूरा निज़ाम नहीं चल सकता है। फिर हर कोई अपने चोर दरवाजे बनाता है और उनके जरिए रहता है। अब जिस तरह की टैक्सेस इस वक्त सुनाई दे रहे हैं या आज इसमें लगाए गए हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम एक मौसर निज़ाम देने जा रहे हैं, एक साइकिल बनाएंगे, हर बंदे को सिस्टम के अंदर आना है। अब ये समझ से बाहर है, ये कैसे होगा? क्या एकदम सडनली सब हो जाएगा? तकरीरें तो हम कई सालों से सुन रहे हैं। आप बार बार ये कह देते हैं कि वो नहीं चाहते। सर वो तो चंद लोग हैं, ये मुल्क का निज़ाम है, रियासत का निज़ाम है, ये चंद 100 लोगों के पास कैसे इस तरह रह सकता है कि वो इसको अपने पास रखें और आप मुल्क जहां मर्जी जाए? आयशा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और बहुत ही अच्छी बात कह रही हैं। देखें, अगर आप आज कंपनी अपने रजिस्टर करवाना चाहें तो एससीसीपी आपको एक दिन में आपकी कंपनी रजिस्टर करके देता है, लेकिन पाकिस्तान की आधी मईशत उसके बावजूद इनफॉर्मल है, रजिस्टर्ड नहीं है। आधी इकानमी, जितना जीडीपी इधर है उतना उधर है। वो क्यों शामिल नहीं हो रहे?
आखिर क्यों रजिस्टर नहीं कर रहे? क्यों? इसमें एक तो बिल्कुल इस वजह से कि उनके पास एक चोर दरवाजा है, रास्ता है कि वो टैक्स अदा ना करें। एक तो ये बात है, लेकिन सब लोग तो इस तरह नहीं है। दूसरा मसला ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी के नीचे आता है, पाकिस्तान का जो निजाम है, उसमें खास तौर पर मैन्युफैक्चरर को, जिसने कुछ बनाकर बेचना है, उसको चोर समझा जाता है। उसको इतनी चीजें कंप्लायंस के लिए बताई जाती हैं, दर्जनों, ये भी करो, ये भी करो, ये मंजूरी करो, ये मंजूरी करो, ये मंजूरी करो, तब जाके तुम्हारी जो एक इंडस्ट्री है ज़ैगम वो साहब, यही रेगुलेट मेरा होगी, सवाल है, क्योंकि रेगुलेट। हमें इदारे, हमें विजारतें पिछले 2 साल से यही बता रहे हैं कि हम निज़ाम को सहूलत में ला रहे हैं, टैक्स कलेक्शन, टैक्स फॉर्म जमा कराना हम आसान कर रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन को सूबाई हुकूमतें कह रही हैं हम इनकरेज कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद क्या ये सब लफाजी है? ये बजट तकरीरों में आपको क्यों नहीं इतबार इन बातों सर, लोग इतबार नहीं ना कर रहे। देखिए, आपने जो टैक्स लिया है वो ना। आपने परसेंटेज बढ़ाकर लिया है, अपने टैक्स बेस को बढ़ाकर नहीं लिया है। आज भी 35-36 लाख 25 करोड़ के मुल्क में लोग टैक्स दे रहे हैं। और टैक्स आप कैसे ले रहे हैं ये आपको भी पता है, एट सोर्स कट जाता है बहुत से लोगों का, लाखों की तादाद में। सवाल यह है कि हम सिस्टम आज भी नहीं बना पाए, ना खड़ा कर पाए। तो ज़ैगम साहब, इफ्तिखार साहब, शहजाद साहब, कोई भी जवाब दे, चोरी तो कोई सिखा रहा है इस सिस्टम के अंदर से ना, कि आप चोरी कर लो, आप कर सकते हो। और रस्सा बल्कि चोरी के ऐसे रास्ते दिखाए गए हैं आज के इस काम में। 4 दिन ज़रा ठहर जाओ और इसका पोस्टमार्टम हो लेने दो बजट स्पीच का, फिर आपको समझ आएगी कि खेल हुई क्या है। खेल बहुत बारीक है, बहुत बारीक। मेरा ख्याल है जी, मेरा ख्याल है कि देखिए, जो एक जब डिजिटाइजेशन की बात हुई असेंबली के अंदर, वो हमारी जो वजीर हैं डिजिटाइजेशन की, उन्होंने इसके ऊपर जिक्र किया, तो फिर उसके बाद खुद ही कहा वजीर खजाना ने कि हमारी अपनी जो मिनिस्ट्रीज हैं ये नहीं चाहती कि हम किसी भी तरीके से डिजिटाइज करें, यानी वो शफाफ होना ही नहीं चाहते। और आपको हैरानगी होगी, और ये भी राशिद लंगड़ियाल साहब ने इसका जिक्र किया, या जी, हमारे वजीर ने जिक्र, कि हमारा एफबीआर नहीं डिजिटाइज हो। क्या करें यानी अब? सबसे ज्यादा आपको जो प्रॉब्लम आता है वो कस्टम ड्यूटी और उसके ऊपर आता है इनकम टैक्स वालों, एफबीआर के ऊपर। वो नहीं होने देते डिजिटाइज। अगर डिजिटाइज होने देंगे तो फिर उनका काम तो खत्म हो जाएगा, फिर कंप्यूटर टेक ओवर कर लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेगी। तो ये बातें तो हम हमेशा हर तकरीर में सुनते हैं, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, क्योंकि जो लोग करने वाले हैं, जो कि वरना उनकी तो ताकत खत्म हो जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि 1 ट्रिलियन, 1 खरब डॉलर इधर से उधर हो जाता है, रुपया रुपया इधर से उधर हो जाता है, लेकिन उसका क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते, हमारा एफबीआर जो है वो इतना लूज सिस्टम्स है कि उसके अंदर से पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता है, एक एक खरब के बराबर। ये कोई छोटी रकम थोड़ी है, 1000 अरब के बराबर बनता है वो। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो अपना निज़ाम है, जिसने जो अपने आप को सस्टेन किया हुआ है, उसके अंदर ही इस किस्म के लोग हैं जो कि इसको, उस निज़ाम को, चोरी के निज़ाम को चलने देते हैं। स्मगलिंग क्यों बंद नहीं होती मुकम्मल तौर पे? सरदार साहब, क्या आप समझते हैं आज की जो स्पीच है इसमें स्मगलिंग को ख़त्म करने का कोई फार्मूला बताया गया? मेरा तो ख्याल है कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। यानी ड्यूटीज आप ये कैसे करते हैं, आपको ट्रांजिट जो ट्रेड है उसके ऊपर क्या आपने चेक्स लगाए हैं? यानी मैं इसलिए कहता हूं कि क्लैरिटी के साथ आप 10-15 शोबे लेते, उनके ऊपर बात करते जो कि सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल इम्पैक्ट शो करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। आप ये जो आपने कोई पूरा इकोनॉमी का पाकिस्तान के नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर चीज को छेड़ दिया है, और हर चीज पे 2-2 जुमले, 4-4 जुमले, पैराग्राफ के एक बोल दिए हैं। भाई ऐसे काम नहीं चलता, क्लैरिटी दो, खुद अपने दिमाग में भी रखो, लोगों को भी दो। 1 साल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं उसका हमें रास्ता बता दो, हमें यकीन आ जाएगा हमारी गवर्नमेंट इस काबिल है कि वो ये काम करके दिखाएगी, क्योंकि उनको खुद दिमाग में शफाफियत है कि हमने करना क्या है और किस तरीके से करना है। कुछ 2-4 मोटी मोटी बातें एक सेकंड मुझे बताएं, आपको पेंशन मिलती है, आज की इस तकरीर ने आपको क्या समझाया कि आपकी पेंशन के साथ क्या सलूक किया जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, मेरी पेंशन तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि एक रीजनेबल पेंशन है। मैं क्या समझता हूं उन लोगों की, हम तो बहुत कम है जो इस जुमरे में आते हैं, वो हमारे जो नीचे बेशुमार लोग 50-50, 55-55 साल के जो हमारे सिपाही, और फिर वो उस लेवल के जो लोग ऊपर आके फिर वो रिटायर हुए हैं, जिनकी औलादें शादियों के बिल्कुल बराबर पहुंची हुई हैं, बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। यानी मुझे नहीं समझ आती, आप अंदाजा लगाएं, आपने कहा कि पॉवर्टी जो है वो इस वक्त 44.6% हो चुकी है, या 44.7% हो गई है पाकिस्तान में। आपको पता है कितना? 72,000 अगर आपकी तनख्वाह महीने की हो, 72,000, तो आप फिर उस जुमरे में शामिल नहीं होते, आप वो 55% में चले जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए हमारी, अब 72,000 रुपया जो महीने का है, क्या इसके अंदर ये सब कुछ हो सकता है जो मैंने जिक्र किया?
कि बेटियां आपकी शादी के काबिल हैं, बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, पेंशन की तकलीफ वहां पे होती है। अब भले मुझे 2% दे दो, मुझे 1%, मुझे कुछ भी ना दो, लेकिन मेरे पैसे लेके उन लोगों को दो जिनके घरों के अंदर जरूरत है। मेरा ख्याल है ये जो इस किस्म की जो चीज है ये मुझे नजर नहीं आती और इससे लोगों को तकलीफ ज्यादा पहुंचती। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, प्रैक्टिकलिटी जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं, जो इफ्तिखार साहब सवाल उठा रहे हैं, और जो हम जितनी गुफ्तगू हमने अब तक की, प्रैक्टिकलिटी का आंसर जो है वो इस पूरे के अंदर माइनस नज़र आता है कि आप ये स्ट्रेटेजी लेंगे या ये पॉलिसी होगी और स्टेप बाय स्टेप आप ये अचीव कर लेंगे। एक जनरलाइज से स्टेटमेंट है कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और ये कर देंगे और वो कर देंगे। नॉन फाइलर्स के लिए जायदाद, गाड़ी खरीदने पर पाबंदी, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदी, शेयर की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी, बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स में इजाफा, अच्छे इक़दाम है, किए जाने चाहिए। मगर प्रैक्टिकलिटी क्या है? क्या लोग टैक्स नेट में आ रहे हैं? क्या लोग बैंक में पैसे रखवा रहे हैं? क्या आप अपनी इकोनॉमी को रजिस्टर कर पा रहे हैं? क्या ब्लैक इकोनॉमी कम हो रही है? इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी डायरेक्शन कहीं सही नहीं है, या फिर जो हम कह रहे हैं हम खुद उसको बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक मईशतदान एक प्लान बनाता है, ठीक है, उस प्लान में बहुत सी ऐसी बारीकियां, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे जवाब हैं जिसको एक मईशतदान समझ सकता है। लेकिन उस प्लान में वो कुछ वादा कर रहे हैं कि इसका ये नतीजा निकलेगा, वो तो हम सबके सामने होना चाहिए ना। वो नतीजा किधर है? अगर वो नतीजा नहीं निकला तो इसका मतलब है आपके प्लान मुकम्मल तौर पे गलत था, क्योंकि वो नतीजा निकलना चाहिए। अब हर साल हमारे सामने ये प्लान आते हैं, लेकिन नतीजा निकलता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नतीजा क्या निकलता है? जो पहले से दे रहे हैं उनका रगड़ा। अब सिर्फ एक चीज देखिए, एक लिहाज से ये हुकूमत और इसके हरकारे कितने एफिशिएंट है। सबसे छोटा कारोबार पाकिस्तान में कौन सा है? रेहड़ी। रेहड़ी से छोटा कारोबार तो कोई नहीं है ना आयशा पाकिस्तान में। आप निकल कर पूछिए पूरे पाकिस्तान का हर शहर, हर कस्बे वाला, हर रेहड़ी वाला हर रोज अपने शहर की बल्दिया को भत्ता देता है। कोई बंदा आता है शाम को, दोपहर को उससे 300-400 डेली लेकर जाता है। आप देखिए कितनी मुस्सिर हुकूमत है कि जिसके कारिंदे इस काबिल हैं कि हर रोज की बुनियाद पे टैक्स वसूल कर सकते हैं। साल में नहीं, साल में 360 दफा इस हुकूमत के कारिंदों में टैक्स जमा करने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन अपने लिए वो रेडियो से हर रोज टैक्स वसूल कर सकती हो जो हुकूमत, जिस हुकूमत के नुमाइंदे, क्या वो सुपर स्टोर से साल में एक दफा भी टैक्स नहीं ले सकते? ज़ैगम साहब, मेरे साथ ज़हन में रखिएगा यही गुफ्तगू करते हुए कि हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन को एक बड़ी अचीवमेंट कहा है। क्या इसे एक बड़ी टैक्स अचीवमेंट कहा जाना चाहिए? क्या कोई सक्सेस है इस टैक्स अचीवमेंट के पीछे? मुझे बताओ, उसको भी भत्ता ही कहा जाए अगर ये हालात है। मुझे बताओ, ज़ैगम साहब की इस बात के बाद ये सवाल करना ही मैं समझता हूँ गलत है। ज़ैगम साहब ने कहा कि ये अगर रेहड़ी वाले से 200 रुपये दिहाड़ी इकट्ठी कर सकते हैं सारे मुल्क भर में, ये इन्हीं के नुमाइंदे हैं ना। वो रजिस्टर्ड में नहीं है ना इफ्तिखार साहब, आपकी वो आई नहीं रही ना कहीं भी। हम ये देखें, शहजाद साहब ने क्या कहा, एक सेकंड, शहजाद साहब ने कहा, उस आदमी ने कहा कि जी बड़ा नोट बंद कर दो। बड़ा नोट बंद कर दिया गया। जब बड़ा नोट बंद किया गया तो लोगों को फिर जाना पड़ा बैंकों में। बैंकों में जब हर आदमी गया जिसके पास भी बड़ा नोट था तो उसको कार्ड दे दिया गया। तो एक सिस्टम के जरिए उन सब को फाइलर बना दिया गया। यहाँ पे तो मजाक किया जा रहा है कि फाइलर बनाने के लिए कोई संजीदगी है ही नहीं। ठीक, पर रेहड़ी वाला अगर 200 रुपया दिहाड़ी दे सकता है तो ये फाइलर बनाना को मुश्किल है। यही तो मुश्किल है। ज़ैगम साहब बात मुकम्मल कर लें क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया। अगर बात मुकम्मल करनी तो कर लें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। देखें, अब हुकूमत के ये कारिंदे, हुकूमत का निज़ाम अपने लिए तो काम करता है, मुल्क के लिए काम नहीं करता। अब आपका जो सवाल था कि टैक्स जो जमा किया है कितनी बड़ी कामयाबी है, तादाद में, कीमत में तो बहुत बड़ी कामयाबी है, 26% इजाफा हुआ है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये इक्विटेबल है, क्या इसमें इक्विटी है, क्या आपने बेस बढ़ाई, जो नहीं दे रहे थे क्या आप वहां तक पहुंचे, या आपने ठीक है ज़ैगम साहब।